ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 है और लास्ट चैप्टर भी है ये। इसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। इस चैप्टर में 1870s के डिकेड से 1947 के बीच में जो जो इवेंट्स हुआ इसके बारे में चर्चा की गई है। इस बुक के पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि ब्रिटिश ने किस तरह इंडियन टेरिटरीज को जीतकर इसके किंगडम्स को अपने कब्जे में कर लिया। फिर इन्होंने इन सब क्षेत्रों में नए नए कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन सब की शुरुआत की। इनके द्वारा लाए गए नए कानूनों और नीतियों की वजह से किस तरह से पीजेंट्स और ट्राइबल्स का लाइफ प्रभावित हुआ इसके बारे में हमने डिटेल्स में जाना। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी ब्रिटिश के द्वारा बदलाव किया गया उसके बारे में जाना और समाज में जो औरतों की स्थिति थी उसको लेकर जो बहस होता था, उनके स्थिति में सुधार के लिए जो भी प्रयास किया गया, फिर सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को लेकर के जो भी चैलेंजेस थी इस सब के बारे में जाना। फिर समाज में जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म लाया गया, उसके बाद 1857 का रिवोल्ट, उसके बाद जो पॉलिसीज में चेंजेज किया गया और यूरोप में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के कारण यहाँ के क्राफ्ट्स में जो डिक्लाइनेशन हुआ इस सब के बारे में जाना। अभी तक जितना इन सब इशूज के बारे में हमने जाना उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर इंडियंस ब्रिटिश रूल से काफ़ी असंतुष्ट थे। अब अलग अलग ग्रुप के या फिर क्लासेस के लोग इनसे असंतुष्ट क्यों थे इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। ऊपर जितना भी डेवलपमेंट्स के बारे में हमने जाना उन सब डेवलपमेंट्स की वजह से लोगों के मन में एक प्रश्न उठा कि यह कंट्री या फिर इंडिया क्या है, इसका क्या मतलब है। और धीरे धीरे उन्हें इसका जवाब भी मिल गया कि इंडिया का मतलब इंडिया के लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, किसी भी जेंडर से हो। इंडिया इन सारे लोगों का घर है और इस कंट्री के सारे रिसोर्सेस और यहाँ का सिस्टम उन्हीं के लिए है। इस आंसर के साथ उन्हें यह भी एहसास होने लगा कि ब्रिटिश इंडिया के सारे रिसोर्सेस पर कब्जा जमाए हुए हैं और यहाँ के लोगों पर भी कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक उनका कंट्रोल ख़त्म नहीं होता तब तक इंडिया इंडियंस का नहीं हो सकता। और ये कॉन्शियसनेस, यह चेतना जो थी नेशनलिटी का, वो 1850 के बाद जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हुए, खास करके 1870s से 1880s के बीच में, उन सब एसोसिएशंस में यह साफ साफ दिखाई देती थी। इनमें से ज़्यादातर एसोसिएशंस यानी कि संगठनों की बागडोर इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल जैसे कि लॉयर्स सब जो होते थे उनके हाथों में होती थी। कुछ जो इम्पोर्टेंट एसोसिएशंस थे जैसे पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब इम्पोर्टेंट एसोसिएशंस थे। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के स्पेसिफिक पार्ट्स में यानी कि कुछ खास हिस्सों में ही काम करती थी, लेकिन जो इंडिया के लोगों का गोल था वही उनका भी गोल था। उनका लक्ष्य किसी एक रीजन या फिर कम्युनिटी या फिर क्लास के लिए नहीं था। वे यह सोच के साथ काम कर रहे थे कि इंडिया के जो लोग हैं वे सोवरेन होना चाहिए। यहाँ पर सोवरेन का मतलब दिया गया है द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता। उनका मानना था कि इंडियन पीपल को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ब्रिटिश रूल के लिए लोगों के मन में जो असंतोष था वो 1870s और 1880s के बीच में और ज़्यादा गहरा हो गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया गया जिसके हिसाब से कोई भी इंडियंस आर्म्स नहीं रख सकते थे और उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया गया था।
जिससे वैसे लोग जो गवर्नमेंट के क्रिटिकल थे, गवर्नमेंट की आलोचना करते थे, उनको चुप कराया जा सके। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि किसी भी न्यूज़पेपर में अगर गवर्नमेंट के लिए कोई ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक चीज छपती है तो प्रिंटिंग प्रेस सहित उस न्यूज़पेपर के सारे एसेट को जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद 1883 में जो इल्बर्ट बिल लाया गया था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल था यह। इस बिल के तहत इंडियन जज को यह अधिकार दिया गया था कि वो ब्रिटिश या फिर यूरोपियन पर्सन पर मुकदमा चला सकता है, और यह बिल इसलिए लाया गया था ताकि ब्रिटिश और इंडियन जजेज के बीच कंट्री में समानता लाई जा सके। यह बिल सर कोर्टेने पेरिग्रीन इल्बर्ट के द्वारा तैयार किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, जो कि वाइसराय काउंसिल के लीगल मेंबर थे, और उस टाइम के जो वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जब ब्रिटिश इस बिल का विरोध करने लगे तो गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया। इसके वापस लेने पर इंडियंस ने भी इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस इवेंट से, इस घटना से इंडिया में ब्रिटिश के जो रेशियल एटीट्यूड थे उसका पता चलता था। 1880 से ही इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एजुकेटेड इंडियंस यानी कि पढ़े लिखे भारतीयों का एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। लेकिन जब ये कंट्रोवर्शियल बिल आया, इल्बर्ट बिल, उसने इस इच्छा को और ज़्यादा बढ़ा दिया। दिसंबर 1885 में पूरे कंट्री से 72 डेलीगेट्स यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में सभा करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ये इसके जनरल सेक्रेटरी बने, और उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते थे, वो इसके अध्यक्ष बने, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। इसके अर्ली लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्या अय्यर। ये सब ज़्यादातर बॉम्बे और कलकत्ता से ही बिलोंग करते थे। दादा भाई नौरोजी, जो कि एक बिजनेसमैन और पब्लिसिस्ट थे यानी कि प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके थे। उन्होंने ही यहाँ के जो यंगर नेशनलिस्ट थे उनको गाइड किया, उनका मार्गदर्शन किया। A.O. ह्यूम ने भी देश के अलग अलग रीजन्स से भारतीयों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ पर सोर्स 1 दिया गया है, हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? एक न्यूज़पेपर द इंडियन मिरर, जिसके फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इस न्यूज़पेपर में जनवरी 1886 में जो कुछ लिखा गया था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे is the nucleus of a future parliament for our country and will lead to the good of inconceivable magnitude for our countrymen. बॉम्बे में आयोजित पहला नेशनल कांग्रेस हमारे कंट्री के लिए फ्यूचर पार्लियामेंट का न्यूक्लियस है और यह हमारे कंट्रीमैन यानी कि देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। 1887 में INC का इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा सेशन चेन्नई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, दिस कांग्रेस इज composed of the representatives not of any one class or community of India but of all the different communities of India. यह कांग्रेस इंडिया के किसी एक क्लास या फिर कम्युनिटी के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी कम्युनिटी की संस्था है।
यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का पेंटिंग दिया गया है। उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ब्रिटिश रूल का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा था उसकी आलोचना की गई थी। अब है अ नेशन इन द मेकिंग, इसके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।